जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आपके कंपटीशन न्यूज़ चैनल पर ये आपकी जीके डेली 30 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो इसी सीरीज में आज का जो थर्ड टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। तो फ्रेंड, इसमें वैदिक सभ्यता में हमने जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लगभग एग्जाम्स में आते रहते हैं, और कुछ जो नए क्वेश्चन इससे बनते हैं वो भी इसमें आपको कवर कराए जाएंगे। जैसा कि वैदिक सभ्यता के बारे में तो आपने हल्का थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जो होती है वो 1500 से 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा ना बात करते हुए, हम इसके जीके डेली 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ को आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए फ्रेंड, आपकी वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने बताया था कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो वैदिक सभ्यता के लिए जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कितने भागों में विभाजित किया गया था? दो भागों में, जिसमें कि पहला पार्ट है इसका ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, तथा सेकंड पार्ट है इसका उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तो फ्रेंड्स, ये जो दो क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनके सन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम्स में। और रेलवे वाले या ये जो दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम्स हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाते हैं जो कि इनके सन क्या होंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक था, तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? मैक्स मूलर थे, उन्होंने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है? तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन है वो है पूर्वी एशिया, सेकंड ऑप्शन है आपका दक्षिण भारत, थर्ड ऑप्शन है आपका मध्य एशिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बलूचिस्तान। तो फ्रेंड्स, मैक्स मूलर ने जो आर्यों का मूल स्थान माना है वो मध्य एशिया को माना है। किसे माना है फ्रेंड्स? मध्य एशिया को। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या था ये। तो फ्रेंड्स, ये नीचे इसकी थोड़ी थोड़ी समरी ऐड कर दी गई है, ठीक है। जिसकी इंपोर्टेंट समरी होगी वो समरी थोड़ी थोड़ी बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर ने, मतलब ये है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है आपका, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। तो वही ऑप्शन हमने यहाँ पे टिक कर दिया है, ठीक है। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पहला क्वेश्चन तो आपका इसी में से बन जाता है, आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान के अंदर बसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, जो आर्य लोग थे उनके द्वारा विकसित सभ्यता थी, उस सभ्यता को क्या कहा जाता था? ठीक है। जैसे कोई भी कभी भी कोई सी सभ्यता आई हो, कोई भी लोग हुए हों, आर्य लोग हुए हों या द्रविड़ लोग हुए हों, सबकी कोई ना कोई सभ्यता होती जरूर है। ऐसे यहाँ पे आर्य की सभ्यता को पूछा गया है, ठीक है। तो आर्यों की जो सभ्यता थी फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपका शहरी सभ्यता, सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रामीण सभ्यता, थर्ड ऑप्शन है आपका यायावर, और आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शहरी सभ्यता के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनका रहन सहन शहर की तरह होता है। बी ऑप्शन आपका ग्रामीण सभ्यता, जो गांव की तरह ग्रामीण वेश, ग्रामीण जो उनका रहना सहना होता है। और थर्ड ऑप्शन आपका यायावर, यायावर वो लोग होते हैं जो खाना बदोश जिंदगी जीते हैं, मतलब जगह जगह अपना उनका कोई भी एक फिक्स जगह नहीं होती है। तो फ्रेंड, इसमें जो सही और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सभ्यता। तो आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता। तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी दी गई है नीचे, ये दिया गया है आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, हमने टिक कर दिया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यों में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? जो आर्य लोग थे उनमें सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? जो प्रशासन होता है, जैसे आज भी हमारा इंडिया में प्रशासन चलता है कुछ इस तरह से, जो हमारा प्रशासनिक इकाई थी आर्यों की, वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई फ्रेंड्स क्या थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कुल, बी ऑप्शन है इसमें ग्राम, थर्ड ऑप्शन है आपका विश, या फोर्थ ऑप्शन है आपका जन। तो फ्रेंड्स, आर्यों में जो सबसे छोटी इकाई मानी गई है वो मानी गई है फ्रेंड्स कुल। क्या मानी गई है?
कुल, जो कुल होता था वही सबसे छोटी इकाई होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, आर्यों की प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया था। आरोही क्रम मीन्स छोटे से बड़े की तरफ। तो पहला है आपका कुल, सबसे छोटी कुल, उससे अगली है ग्राम, फिर है विस, फिर है जन, फिर है राष्ट्र। कितनी है टोटल? 5 है। पहली कुल है, दूसरी ग्राम है, थर्ड विस है, और फोर्थ है आपकी जन, एंड फिफ्थ है आपकी राष्ट्र। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उनको आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जल्दी जल्दी अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट होता है। 4 है आपका, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? जो गोचर भूमि थी उसका अधिकारी जो होता था वो कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? मतलब किसी भी जगह का, जैसे गोचर भूमि मतलब जहाँ पे गाय चरती थी, ठीक है, वो जो जगह होती है जहाँ पे गाय चरा करती हैं, जैसे फील्ड होता है कोई, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे गाय चरती हैं, उनका जो अधिकारी जो उसकी देख रेख करता था, उनका जो पूरा चलाता था उसको, वो कौन होता था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे उग्र, ऑप्शन नंबर बी है स्पष्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाजपति, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पुरप। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था वैदिक काल में वो होता था आपका वाजपति। कौन होता था फ्रेंड्स? वाजपति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये उग्र, स्पष्ट और पूर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उग्र जो होते थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक है। सेकंड नंबर है आपका स्पष्ट। स्पष्ट जो होता था वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, जैसे एजेंट बोलते हैं ना, सीक्रेट एजेंट, वो इस तरह का काम अपना करते थे। और थर्ड होता था आपका पुरप। जो पुरप होता था आपका वो दुर्ग का पति हुआ करता था। मतलब जो कोई दुर्ग होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ का हम वो बना देते हैं, जिसे बोलते हैं कि इसका ये वो है, वही इसकी देखरेख करेगा। तो ऐसे ही पूरे दुर्ग की जो देखरेख करता था वो पुरप करता था, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दशराग्य युद्ध का उल्लेख, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स दशराग जो युद्ध हुआ था आपका, इसके बारे में थोड़ी सी पहले जान लेते हैं, फिर ऑप्शन टिक करेंगे। दशराग जो युद्ध था आपका, वो दशराग युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास नाम का कोई शासक था, उसके और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, इसलिए इसको दशराग युद्ध बोला गया है, ठीक है। जिसमें सुदास विजयी हुआ था, वो 10 जो जन थे उनसे भी जीत गया था सुदास अकेला। तो इसलिए इसको किस मंडल में रखा गया है फ्रेंड्स? इसके लिए जो हम आपको बता दें कि ये 7वें मंडल में, इस दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज, जैसे मैंने कल भी वीडियो में बताया था, ठीक है, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, ऐसे ही आर्यों का समाज कैसा था। चलिए इसके बारे में पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, जो दे रखी है वो दी हुई है। आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। सबसे छोटी इकाई क्या थी इनकी? परिवार या कुल, जिसे ये सब फ्रेंड्स, ये कुला नहीं है, कुलक होगा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। आ जाएगा, जिसे कुलक कहा जाता था, ठीक है। तो आर्यों का जो समाज होता था वो होता था पितृ प्रधान। कैसा होता था फ्रेंड्स? पितृ प्रधान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ठीक है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थीं उनको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो है विधवा, ऑप्शन नंबर बी है आपका अमाजू, ऑप्शन नंबर सी है आपका नीवी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका अधन्या। तो फ्रेंड्स, वैदिक काल में जीवन भर जो अविवाहित रहती थी लेडीज़ें उनको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। तो ऑप्शन नंबर बी हाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विधवा के बारे में आपको पता होगा, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अमाजू आपको बता दिया। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है इसमें नीवी। तो नीवी जो थे वो पहने जाने वाले वस्त्रों को कहा जाता था।
जो वैदिक काल के जो लोग थे वो एक प्रकार के वस्त्र पहनते थे, उनको क्या नाम देते थे, निवि नाम देते थे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका अधन्या, जो थी आपकी अधन्या, जो अधन्या थी, गाय को वैदिक काल में अधन्या कहा जाता था। अधन्या, ये तो आपका इससे याद हो जाएगा, धन्या धेनु और थोड़ा आ लगा दो इसमें बस, अधन्या। ठीक है, गाय को वैदिक काल में अधन्या कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं आप अपने। ऑप्शन नंबर ए आपका पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी है आपका कृषि, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आर्य जो लोग थे ना, वो पशुपालन भी किया करते थे, गाय को पाला करते थे, गाय भी और छोटे छोटे ऐसे पशु पाला करते थे, और कृषि भी वो किया करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशुपालन भी और कृषि भी। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो क्या थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए है आपका तांबा, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोहा, ऑप्शन नंबर सी है सोना, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका चांदी। तो फ्रेंड्स, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो क्या थी? वो थी लोहा। लोहा आर्यों ने खोजी थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी थ्योरी और पढ़ लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी जो थ्योरी है उसके बारे में देख लेते हैं क्या दी हुई है। लोहे को वैदिक काल में श्याम अयस नाम से जाना जाता था। श्याम अयस नाम से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लोहे को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? श्याम अयस नाम से। और तांबे को ऋग्वैदिक, तांबे को किस किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? तांबे को जाना जाता था लोहित अयस नाम से। किस नाम से? लोहित अयस नाम से। तो लोहे को जाना जाता था किस नाम से? लोहे को वैदिक काल में श्याम अयस नाम से जाना जाता था, एंड तांबे को जाना जाता था लोहित अयस नाम से। इसमें उल्टा है, लोहे को तो श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थीं। मतलब जैसे हमारे अब पैसे चलते हैं ना, जिस तरह से हमारे पैसे चलते हैं, कैसे रुपया पैसा, इस तरह से जो तोड़ तोड़ के चलते हैं हमारे, इस तरह से ही जो उत्तर वैदिक काल में जो इकाइयाँ थीं मुद्रा की वो क्या थी, कैसे चलते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका निष्क, ऑप्शन नंबर बी है आपका शतमान, ऑप्शन नंबर सी है आपका खाश, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में जो आपके मुद्राएं चलती थीं वो निष्क नाम से भी चलती थीं और शतमान नाम से भी चलती थी। तो निष्क और शतमान दो मुद्राएं उत्तर वैदिक काल में चलती थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है इसकी? उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। ठीक है, ये शतमान होगा, शतमान होगा, ये शतवान लिख गया है। ठीक है, निष्क और जो ये दिया हुआ है ना शतमान, ये था। ठीक है, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंदाजा लगाया गया जहाँ से थोड़ा थोड़ा मिला कुछ भी, तो उसमें निष्क और शतवान नाम की दो मुद्राओं की इकाइयाँ थीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? जो उपनिषद थे उनमें जो यज्ञ की तुलना, उपनिषद तो आपने देखे होंगे, ठीक है, देखे क्या होंगे, सुना होगा उपनिषदों के बारे में। ठीक है, उपनिषदों में जो यज्ञ जो होते थे पहले, अब भी होते हैं यज्ञ, तो है ना, यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो फ्रेंड्स, पहले प्राचीन काल में यज्ञ कुछ ज़्यादा ही हुआ करते थे, इतने अब नहीं होते, लेकिन प्राचीन काल में यज्ञ बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो उपनिषदों में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर है ईंटों का घर, ऑप्शन नंबर बी है राख की ढेरी, ऑप्शन नंबर सी है आपकी टूटी हुई नाव, या ऑप्शन नंबर डी है आपका जलता हुआ चूल्हा। तो फ्रेंड्स, उपनिषदों में जो यज्ञ की तुलना की गई है वो की गई है टूटी हुई नाव से। किससे की गई है फ्रेंड्स? टूटी हुई नाव से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी की जरूरत थी उसमें मैंने आपको थ्योरी दे दी है, तो ऐसी थ्योरी आपको जिसमें ज़रूरत होगी, इंपॉर्टेंट होगी, वो आपको दे दी जाएगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। गोत्र नामक संस्था का जन्म, जो गोत्र नामक संस्था थी, जो गोत्र बनते हैं, ठीक है, का जन्म किस काल में हुआ? जो गोत्र नामक संस्था थी उसका जन्म जो हुआ था वो किस काल में हुआ?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं आपका यहाँ पे। पहला ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी है, नंबर सी है आपका मौर्य काल, या ऑप्शन नंबर डी आपका शुंग काल। तो गोत्र नामक संस्था का जो जन्म हुआ था, जिस काल से स्टार्ट हुई थी गोत्र नामक सभ्यता या संस्था, वो आपका जो है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल है फ्रेंड्स? ऋग्वैदिक काल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स ये सांख्य दर्शन जो थे दर्शनों के अंतर्गत आती है, ठीक है। सांख्य दर्शन हुआ, रस और रस, ये मीमांसा वाले दोनों दर्शन हुए आपके, ठीक है। और आपका योग दर्शन हुआ है, और ये कल्प सूत्र, इस तरह के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सारे ही इस वीडियो में कवर कराए हैं। ये वेरी ही इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का ये, ठीक है। तो सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचित है? सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स पहला है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें कपिल मुनि, ऑप्शन नंबर बी है आपका चारवाक, ऑप्शन नंबर सी है आपका अश्विन, या ऑप्शन नंबर डी आपका पंतजलि, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके जो सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन जो आपका रचित है वो कपिल मुनि के द्वारा रचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वैदिक काल की परुषणी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डाल लेना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। वैदिक काल में परुषणी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपका इसमें गंगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका चेनाब, या ऑप्शन नंबर डी आपका रावी। तो फ्रेंड्स वैदिक काल में जो परुषणी नदी थी उसको रावी नाम से जाना जाता है। अब इस समय किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? रावी नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? जो झेलम नदी है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो झेलम नदी है उसको ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विपाशा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुभा, ऑप्शन नंबर सी है आपका विस्तता, या ऑप्शन नंबर डी है आपका शदा नीरा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको बता दें कि फ्रेंड्स विपाशा जो थी, विपाशा जानी जाती थी, विपाशा जो नदी थी ऋग्वैदिक काल की, उसको वर्तमान में जो जाना जाता है विपाशा नदी को, वो जाना जाता है फ्रेंड्स व्यास नाम से। किस नाम से जाना जाता है? व्यास नाम से। तो मैंने आपको ये नीचे थ्योरी में कवर अप कराए हैं, थोड़े ये देख लेना, ठीक है। जो विपाशा नदी थी उसको किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? व्यास नाम से, ठीक है। कुभा जो नदी थी उसको जाना जाता था काबुल नाम से, और जो शदा नीरा नदी थी उसको जाना जाता था गंडक नाम से। तो फ्रेंड्स विपाशा और व्यास वह मिल गया, ये तो इसमें तो कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। कुंभा और काबुल, ठीक है, ये देख लेते हैं। उसके बाद आपका ये जो कुभा, सॉरी आपका ये जो इसमें कुभा और काबुल, ठीक है, क्या मिल गए दोनों में, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की बात नहीं, ऑप्शन देकर बस राइट मारना है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सदा नीरा गंडक, ये आपको याद कर लेनी है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आपकी जो थी विपाशा व्यास हो गई, उसके बाद कुभा आपकी काबुल हो गई, आपकी सदा नीरा हो गई गंडक, तो बच्ची कौन सा फ्रेंड्स? विस्तता। तो विस्तता जो नदी थी उसको झेलम नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना अगर आपको थोड़ा लगे, वैसे मैंने आपको यहीं कवर अप करा दिया, बस वह देख लो। इसमें याद करने की बहुत आसान तरीका है, व्यास वैवय काबुल क्या आगे दोनों में, सदा नीरा गंडक से याद कर लीजिए, ठीक है। ये तो सिंपल हो जाएगा, एक ही तो बच रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अस्तो मां सदगमया किस वेद से लिया गया है? अस्तो मां सदगमया बोलते हैं ना, अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, ठीक है। तो किस वेद से लिया गया है? तो अस्तो मां सदगमया जो फ्रेंड्स लिया गया है, वो हम वेद बताए थे मैंने कितने होते हैं आपके? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो अस्तो मां सदगमया जो लिया गया है वो फ्रेंड्स आपका अस्तो मां सदगमया जो लिया गया है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। फ्रेंड्स कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, रामायण को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी रामायण थी, रामायण महाभारत जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है, रामायण को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसमें पहला ऑप्शन है आपका जय संहिता, ऑप्शन नंबर बी है आपका उत्तर मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी है आपका पूर्व मीमांसा और ऑप्शन नंबर डी है आपका चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। तो फ्रेंड्स अगर याद ना हो तो ऑप्शन देख के तो आप लगा ही सकते हो इसमें, ठीक है। तो आपका रामायण को जो जाना जाता है वो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ही जाना जाता है। और जो जय संहिता है, जय संहिता जो जाना जाता है वो महाभारत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? महाभारत को। चलिए, आपको पता तो होगा ही कि आपकी जो महाभारत लिखी थी वो किसने लिखी थी? महाभारत के जो रचयिता थे वो कौन थे? आपके वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास, ठीक है। और आपके रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे फ्रेंड्स? वो थे आपके वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा फ्रेंड्स? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अर्थववेद, ऑप्शन नंबर सी है हमारा शुल्ब सूत्र या ऑप्शन नंबर डी है आपका उपनिषद। तो फ्रेंड वैदिक गणित जो था, जो वैदिक काल में गणित चला करता था, और वैदिक गणित अब भी पढ़ाया जाता है। वैदिक गणित अब भी पढ़ाया जाता है कुछ क्लासेस में, ठीक है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है फ्रेंड्स हमारा शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य था हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी की चर्चा की गई थी? कौन सी नदी सबसे ज़्यादा इसमें हमारी वर्णित है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है आपका सतुद्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका गंडक और ऑप्शन नंबर डी है आपका इसमें सरस्वती। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी थी, जिस नदी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया था, वो नदी थी आपकी सिंधु। कौन सी नदी थी फ्रेंड्स? सिंधु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, भारत के किस स्थल से खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल से खुदाई में लोहा जो धातु है हमारी, उसके प्रचलन के, जो लोहा धातु चलती थी पहले, उसके प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी है आपका अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कौशाम्बी या ऑप्शन नंबर डी है आपका हस्तिनापुर। तो फ्रेंड्स जो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? अतरंजी खेड़ा से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? नहीं लाई गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। नहीं लाई गई थी, एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, उसी तरह से मैंने आपके यहाँ पे क्वेश्चन इसी वजह से रखे हैं इस तरह से, ठीक है। तो कौन सी आर्यों द्वारा कौन सी जो दस्तकारी थी जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी, जो नहीं लाई गई थी, ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका वो है मृदभांड, ठीक है। मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन जो बनते थे आपके, पॉटरी। और बी होता है आपका, बी ऑप्शन है आपका आभूषण, आभूषण तो आपको पता ही है। सी ऑप्शन है आपका बढ़ईगिरी, तो इसके बारे में अभी आपको पता है, बढ़ईगिरी जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। और डी ऑप्शन है आपका लोहारगिरी। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, आर्य लोग क्या काम नहीं करते थे वो इसमें आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा लोहारगिरी। तो आर्य लोग लोहारगिरी नहीं करा करते थे, लोहारगिरी का काम वो नहीं किया करते थे, ठीक है। तब लोहार बनना उनके लिए कुछ भी समझ लीजिए, मतलब लोहार वो नहीं बना करते थे, इस काम को वो क्या ही नहीं करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। कोई अवेस्ता ग्रंथ होगा कहीं का या वेद होगा, किसी और देश का, किसी और क्षेत्र का। और ऋग्वेद में समानता है। जो हमारा ऋग्वेद है और ये जो अवेस्ता है, दोनों क्या थे? सेम थे या सेम हैं, ठीक है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अवेस्ता या अवेस्ता है किस क्षेत्र से संबंधित है?
जैसे हमारे यहाँ पर ऋग्वेद बहुत अच्छा वेद, प्रथम वेद माना जाता है, ऐसे ही ऋग्वेद के अंदर जो जो लिखा गया है वो ही अवेस्ता के अंदर, लेकिन उनकी लैंग्वेज में लिखा गया है, उसका सार सेम ही है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवेस्ता फ्रेंड कहाँ पे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आपका भारत, तो भारत तो होगा ही नहीं इसका आंसर क्योंकि ऋग्वेद है यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन है आपका ईरान, थर्ड ऑप्शन है इजराइल एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मिस्र। तो फ्रेंड्स जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है। अवेस्ता कहाँ पे चलता है? ईरान में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये अवेस्ता वाला जो क्वेश्चन है आपका लगातार कई एग्जाम्स में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स एसएससी लेवल और आपके एनटीपीसी जो आरआरबी के एग्ज़ाम हैं और आपका जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी एसएससी ही कराती है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? फ्रेंड्स आर्कटिक होम सिद्धांत। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आते हैं कुछ एग्जामों से, अभी जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं 2017 में 18 में जो अपने एग्जाम्स हुए हैं कुछ, ठीक है, उन एग्जाम्स में जो देखा गया है कि क्वेश्चन बहुत ही अंदर से पुटअप करता है एग्जामिनर। जो जनरली क्वेश्चन होते हैं ऊपर ऊपर वाले उन्हें पुटअप करता ही नहीं है वो। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो जो आपको तैयार की गई है सीरीज़ वाली कंपटीशन युद्ध विद घनेंद्र सर के चैनल पर, वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए की गई हैं कि सब कुछ कवर अप हो जाए। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे 30 क्वेश्चन से ज़्यादा बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए गए हैं, जिसकी तैयारी अगर करना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा कर सकता है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो फ्रेंड्स आर्यों के जो आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष लिया था, इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका पर्जिटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका एसी दास, ऑप्शन नंबर सी है आपका बीजी तिलक और ऑप्शन नंबर डी है आपका जैकोबी। तो फ्रेंड्स आर्कटिक होम का जो सिद्धांत का पक्ष लिया था वो लिया था फ्रेंड्स हमारे बीजी तिलक जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? फ्रेंड्स भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। जो परमाणुवाद आजकल परमाणु बम वगैरह और ये सब कुछ बनते हैं, तो इनका जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? मतलब शुरुआत किसने की थी इस चीज़ की हमारे देश में, इंडिया में? तो भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका महर्षि कपिल, ऑप्शन नंबर बी है आपका महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर सी है आपका महर्षि कणाद एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका महर्षि पतंजलि। तो फ्रेंड्स भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है महर्षि कणाद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का ऐसा है कि आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 बार एक वीडियो को देख लीजिए, आपको अपने आप ही 30 क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे डेली के। लेकिन फ्रेंड रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, आपको रेगुलर ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी डेली टू डेली। अगर एक भी दिन छूट गए तो अगले दिन अगर देखोगे तो 60 क्वेश्चन हो गए, जनरल सा मैथ है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ चला जाएगा बोझ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। जो 3 ऋण होते थे वैदिक काल में, जिसे कहते हैं ना पिता का ऋण चुका दिया, माता का ऋण चुका दिया, इस तरह से 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋण का मतलब यहाँ पे दिया गया जिम्मेदारी, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम पे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ऋण। यहाँ ऋण का मतलब वो नहीं है पैसे कर्जा इस तरह से कुछ दे दिया है, ऋण का मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी जो थी। ठीक है, तो 3 ऋण का जो हमारा क्या मतलब है, 3 ऋण में शामिल नहीं होता। तो पहला है आपका देव ऋण, बी है आपका पितृ ऋण, सी ऋण है आपका ऋषि ऋण और डी है आपका मातृ ऋण। तो फ्रेंड्स वैदिक काल में 3 ऋण होते थे जिसमें कि क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मातृ ऋण फ्रेंड्स इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन से 3 ऋण होते थे फ्रेंड्स? पहला होता था आपका देव ऋण, ठीक है, और सेकंड होता था आपका पितृ ऋण, पिता का ऋण, और सी होता था आपका ऋषि का ऋण और डी आपका नहीं होता था। 3 ही ऋण होते थे आपके, और जो इसमें शामिल नहीं है वो है मातृ ऋण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता हमारी पुस्तक थी वो किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है अर्थशास्त्र से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राजनीति से, ऑप्शन नंबर सी है आपका चिकित्सा से, या ऑप्शन नंबर डी है आपका धर्म से। तो फ्रेंड्स जो चरक संहिता जो पुस्तक थी आपकी वो जो संबंधित है वो संबंधित है फ्रेंड्स चिकित्सा से।
मेडिकल के क्षेत्र से वो पुस्तक संबंधित है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? जो अछूत जो थे ना, अछूत, उनकी अवधारणा, जैसे जब वो अछूत माना जाता था, जाति बिरादरी अब भी चलती हैं, लेकिन पहले ये वाली जो अवधारणा थी कि ये अछूत है, इसके पास मत जाओ, इसके यहाँ का मत खाओ, इस तरह से जो अवधारणा थी वो स्पष्ट रूप से किस काल से स्टार्ट हुई थी होनी? ठीक है, किस काल में लगा था कि हाँ भाई ये भी कोई एक बीमारी है या ये भी कोई हमारे समाज की परेशानी है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपका इसमें ऋग्वैदिक काल, बी ऑप्शन है आपका उत्तर वैदिक काल, सी ऑप्शन है आपका उत्तर गुप्त काल में, या डी ऑप्शन है आपका धर्मशास्त्र के काल में। तो फ्रेंड्स, जो अछूत की जो अवधारणा थी वो आपकी जो हुई थी वो धर्मशास्त्र के काल में ही आपकी स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो क्या हैं? जो उपनिषद पुस्तकें हैं उनको क्या कहा जाए कि वो धर्म पर डिपेंड हैं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी योग पर डिपेंड है, उसके अंदर योग के बारे में है। ऑप्शन नंबर सी है आपका विधि के बारे में है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका वो दर्शन के बारे में है। तो फ्रेंड्स, उपनिषद जो पुस्तकें हैं हमारी, वो जो है हमारा दर्शन के ऊपर डिपेंड है। उपनिषद के अंदर जो उपनिषद हमारी बुक्स हैं उनके अंदर जो दिया गया है दर्शनों के बारे में पूरा वर्णित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, शिल्प वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता था? जो हमारा शिल्प वेद था उसके नाम से किस वेद को जाना जाता था? कोई ऐसा, हमारे जो 4 वेद मैंने बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद तो अथर्ववेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था। तो शिल्प वेद को जो था वो किस नाम से जाना जाता था, या किस वेद को शिल्प वेद के नाम से जाना जाता था? और क्वेश्चन आपका एग्जामिनर किसी भी तरीके से पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो शिल्प वेद था, शिल्प वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता था? तो वो था फ्रेंड्स आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को ही शिल्प वेद के नाम से जाना जाता था। यह आपका अथर्ववेद जो है इसको ही शिल्प वेद के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कल्पसूत्र के भाग हैं। कल्पसूत्र के भाग हैं। जो कल्पसूत्र था, ठीक है, हमारा वैदिक काल में कल्पसूत्र सूत्र थे, उसके भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है फ्रेंड्स आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला है आपका स्रोत सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका गृह सूत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका धर्म सूत्र, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, कल्प सूत्र के जो भाग हैं वो स्रोत सूत्र पहला भाग है, गृह सूत्र दूसरा भाग है, धर्म सूत्र तीसरा भाग है। तो कल्प सूत्र के जो भाग हैं वो तीनों ही उपयुक्त तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके 30 क्वेश्चन आज के वैदिक काल वाले जो थर्ड टॉपिक के क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड्स शेयर करते रहें। आपकी ऐसे ही जब तक एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस का एनटीपीसी का होगा उससे पहले तक आपको ये सब कवर करा दिया जाएगा, जितनी भी आपकी जीके है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको मैथ की भी शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस आपको इसके ऊपर, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और आप जितने जल्दी सब्सक्राइबर इस पर बढ़ाते हैं जितनी जल्दी, ऐसे ही आपको इस पर मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन, तो वो शॉर्ट ट्रिक से ही करने पड़ते हैं, तो आपको ये इस पर बता दी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।